हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमजेटी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने मापन चैप्टर को पढ़ा था बहुत ही अच्छे से। पहले हम लोग ने थ्योरी सारी कवर की, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गति, यानी कि मोशन। ठीक है, गति क्या होता है। अगर मैं आपसे इस समय ये सवाल करूं कि आप बताइए कि क्या मैं इस समय गतिशील अवस्था में हूं या फिर मैं स्टेबल हूं, स्थिर अवस्था में हूं, तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि इस वक्त मैं जो हूं वो गतिशील अवस्था में हूं, है ना। तो आपको ये कैसे पता चला कि मैं गतिशील अवस्था में हूं? तो फ्रेंड्स, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होंगे मेरी और मेरे आसपास, अगर आपको कोई चीज़ दिख रही होगी तो उसकी। अब मान लीजिए ये बोर्ड है, बोर्ड से आप मेरी कंपेयर अगर कर लें तो बोर्ड क्या है? स्टेबल है, स्थिर है, एक जगह फिक्स है। लेकिन मेरे अंदर कुछ मूवमेंट हो रहे हैं ना, कुछ हलचल हो रही है। तो आपने क्या किया? तुलना किया, मेरी तुलना किया इस बोर्ड से, और आपको पता चला कि बोर्ड स्टेबल है तो मैं क्या हूँ? मैं गतिशील हूँ, मेरे अंदर मूवमेंट हो रहे हैं, यानी मैं गति की अवस्था में हूँ। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि जब आपसे पूछा जाए कि कोई भी चीज़ गति कब कर रही है, यानी गतिशील अवस्था में कब है, तो उसकी तुलना की जाती है एक दूसरी वस्तु से जो कि स्टेबल है ना। एक दूसरी वस्तु जो कि स्थिर है, इसके सामने आप तुलना करेंगे इसके सापेक्ष किसी दूसरी वस्तु का, जिसमें लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, उसकी स्थिति लगातार बदल रही है। तो इसे ही हम कहेंगे कि जो दूसरी वस्तु है वो गति की अवस्था में है। इतना क्लियर हुआ आपको? अब ये जो गति होती है ये कई प्रकार की होती है ना। रेखीय गति होती है, वृत्ताकार गति होती है, प्रक्षेप गति होती है। तो हम लोग फिलहाल 1 बाय 1 करके सारे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं, अगर कोई पिंड है और वो गति कर रहा है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, कोई पिंड अगर गति कर रहा है, अगर मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही अगर गति कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ से वहाँ अगर मैं गति कर रही हूँ, चल रही हूँ, तो कुछ डिस्टेंस है, कुछ दूरी है जिसको मैं तय कर रही हूँ। तो उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस है, तो मतलब कि जैसे कुछ लंबाई हो गई है ना, कुछ रास्ते की कुछ लेंथ हो गई जिसको मैं गति करते हुए तय कर रही हूँ, तो उसको कहते हैं दूरी। दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस, दूरी। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण लंबाई, टोटल लेंथ को क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, निगेटिव डिस्टेंस नहीं होती, हमेशा क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होती है। और एक होता है विस्थापन, डिस्टेंस, विस्थापन, दूरी और विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? गतिशील अवस्था, गतिशील कोई पिंड हो लेकिन एक निश्चित दिशा में गति करे, जब एक निश्चित दिशा में गति करता है तब उस डिस्टेंस को, उस लंबाई को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। मान लीजिए ये कोई पिंड है, ठीक है, कोई कण है ना, कोई कण है, कोई व्यक्ति है, कुछ भी मान सकते हैं आप। ये जो है ये गति कर रहा है, गति करते हुए ये यहाँ गया, उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, लास्ट में ये यहाँ पे पहुँचा ओ पॉइंट पे। ऐसे ऐसे ये पूरा गति करते हुए ये यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको 2 मान लिया, 1 2 1 2 1, ठीक है। आप लोग डायग्राम पे नहीं जाएंगे, बस ऐसे समझिए, समझने की कोशिश करिए। तो अगर पूछा जाए कि दूरी क्या है, तो मैंने कहा किसी कण द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा गतिशील अवस्था में तय किए गए संपूर्ण लंबाई को, टोटल जो लेंथ होगी उसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। तो अगर दूरी पूछा जाए तो क्या करना है? सबको ऐड कर देना। 2 + 1 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। और अगर विस्थापन पूछा जाए तब एक निश्चित दिशा में, है ना। अब यहाँ देखिए डायरेक्शन ऐसी है, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर ऐसी है, फिर चेंज हुई। तो जो विस्थापन होता है वो एक निश्चित दिशा में, यानी वो कोशिश करता है रास्ते की लंबाई को कम करने की, है ना। अब ये टेढ़ा टेढ़ा होके यूं तरीके से गया है, लेकिन विस्थापन अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे? हम सीधे लेंगे एक निश्चित दिशा में,
तो ये जो टोटल लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगा विस्थापन। अब ये टोटल लंबाई यहाँ पे आप नहीं निकाल सकते, अगर यहाँ पाइथागोरस प्रमेय होता, ये समकोण होता, तो हम यहाँ से निकाल सकते थे। ठीक है, अगर ये समकोण है तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा, इसको इसके लिए हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा। फिलहाल उतना नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ बस ये देखिए कि अगर दूरी पूछा जाए आपसे तो जितनी भी लंबाई होगी वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी कुछ भी हो सकती है। ये पूरी लंबाई क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई हो जाएगी दूरी। लेकिन विस्थापन पूछा जाए तो एक निश्चित पॉइंट से लेके एक निश्चित पॉइंट तक के बीच की दूरी को ही क्या कहेंगे, विस्थापन। जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे मापन वाला, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि दूरी जो होती है वो कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। इसका क्या मतलब है, अदिश राशि का मतलब है कि दूरी को दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी जो गति होगी वो किसी भी दिशा में हो। लेकिन विस्थापन जो होता है वो सदिश राशि होती है, तो उसमें दिशा का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये तो हो गया दूरी और विस्थापन में अंतर। अब हम जानेंगे चाल। ठीक है, चाल और वेग ये क्या होता है। तो देखिए चाल क्या होता है, किसी कण द्वारा 1 सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसको कहते हैं चाल। 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो वहां से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दूरी बटा समय। 1 सेकंड में तय की गई दूरी के बराबर, जब समय का मान 1 सेकंड रख देंगे तो दूरी और चाल क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और वहीं अगर वेग की बात की जाए तो वेग क्या होता है, 1 सेकंड में जितना विस्थापन होता है उसको कहते हैं वेग, यानी कि विस्थापन बटा समय। अब ये जो चाल होती है ये कौन सी राशि होती है, ये होती है अदिश राशि। और वेग क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो इतना आपको समझ में आ गया। दूरी अदिश राशि होती है ना, जो टोटल लंबाई होगी उसको दूरी कहेंगे। लेकिन विस्थापन क्या होता है, इसके लिए डायरेक्शन की अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है, जो विस्थापन होता है ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लेकिन दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, दूरी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे त्वरण क्या होता है ना। आपने गति देख लिया, उसके बाद आपने वेग विस्थापन देख लिया, उस दूरी चाल भी देख लिया। अब हम लोग जानेंगे कि त्वरण क्या होता है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको अभी सॉल्व करने होंगे आगे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है या फिर ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, त्वरण क्या होता है, ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या है, या फिर इसके बेस आपको न्यूमेरिकल दे देगा। तो अगर हम लोग त्वरण की बात करें, त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तन की दर, इसका क्या मतलब हुआ, तो वेग परिवर्तन है, तो वेग परिवर्तन है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 2 वेग होने चाहिए, डेल वी। अगर हम लोग वेग को वी से डिनोट करें तो ठीक है, डेल वी वेग परिवर्तन की दर अपॉन टी। तो ये होता है त्वरण। त्वरण को हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं, तो डेल वी v2 माइनस v1 अपॉन टी, ये होता है त्वरण। अब इसका मात्रक अगर निकाला जाए तो मात्रक क्या हो जाएगा, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ से ये देखिए मीटर, ये अपॉन में है, ये पूरे के अपॉन में है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका वीमा निकालना हो तो मीटर को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, और समय का क्या होता है टी, तो एल टी माइनस 2, ये हो जाएगी इसकी वीमा। तो ये आपका त्वरण यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे अगर वेग परिवर्तन जो है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, वेग का जो परिमाण है वो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब जो त्वरण है वो क्या है, वो भी पॉजिटिव है, वो धनात्मक है। लेकिन अगर वेग का जो परिमाण है वो समय के साथ साथ घट रहा है, यानी उसका मान कम हो रहा है, तो जो त्वरण आएगा वो क्या होगा, निगेटिव आएगा, त्वरण का मान निगेटिव आएगा। और अगर त्वरण का मान निगेटिव आता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मंदन, ठीक है। निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर त्वरण का मान ऋणात्मक है तो उसे क्या कहेंगे, मंदन कहेंगे, या फिर इस तरीके से पूछेगा कि मंदन किसे कहते हैं, तो निगेटिव त्वरण को कहते हैं मंदन। इतना समझ में आया आपको।
ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे कि न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने जो गति के 3 नियम दिए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में वो पूछा जाता है वहाँ से क्वेश्चन कि न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे वो कौन कौन से नियम हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं, उनसे क्या क्या मान ज्ञात होता है, और इसके साथ ही कई सारे एग्जाम्पल उससे पूछे जाते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको देखेंगे समझ में आएगा क्या है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने, इनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया नाम की, जिसमें इन्होंने ये नियम दिए थे। तो उन्होंने 3 नियम दिए थे गति को डिफाइन करने के लिए, उन्होंने 3 नियम दिए। वो तीनों नियम कौन कौन से थे? पहला नियम था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई पिंड या फिर कोई कण, ठीक है, क्या कहा उन्होंने, अगर कोई कण स्थिर अवस्था में है तो वो तब तक स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, या फिर अगर वो गतिशील अवस्था में है तो वो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। तो इसको आप समझेंगे कि अगर कोई पिंड है, कोई कण है, ठीक है, अगर वो मान लीजिए कोई बॉल है, लुढ़कते लुढ़कते आ रही है, तो जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे हाथ लगा के तब तक वो क्या है, लुढ़कती रहेगी, है ना। और या फिर मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई किताब ही है या फिर ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन एक जगह ऐसे फिक्स हो जाए तो ये तब तक फिक्स रहेगी जब तक कि आप इस पर फोर्स लगा के इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे, इसको गति की अवस्था में नहीं लाएंगे। तो वही था उनका पहला नियम। इस नियम से उन्होंने बल की परिभाषा भी यहाँ से हमको मिलती है। बल की परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ से, अब मान लीजिए अगर कोई पिंड स्थिर अवस्था में है, उस पर बल लगा के हम उसको हटा रहे हैं, उसको गति की अवस्था में ला रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बल क्या है, बल वह भार कारक है जिससे किसी भी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। यानी अगर गति की अवस्था में है तो स्टेबल कर सकते हैं, अगर स्टेबल है तो उसको मूवमेंट की अवस्था में ला सकते हैं। तो यहाँ से हमें बल की डिफिनेशन मिलती है। एक और चीज़ है, न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो क्या करता है, जड़त्व की भी परिभाषा देता है, ठीक है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखा होगा आपने, जब आप कभी ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, अगर बस खड़ी है और आप उसमें बैठे हैं, जब बस अचानक से स्टार्ट होती है तो पीछे की तरफ धक्का लगता है ना, थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं अगर अचानक से स्टार्ट होती है तो, या फिर अगर बस चल रही है यानी बस गति की अवस्था में है और अचानक से रुकती है तो क्या होता है, सब लोग आगे की तरफ लुढ़क जाते हैं। तो यही है न्यूटन की गति का पहला नियम, है ना, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक स्थिर रहेगी जब तक कोई उस पर बल ना लगे, दूसरा, और अगर गति कर रही है तो तब तक गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लगे। यहाँ से जड़त्व का नियम, तो जड़त्व का नियम यही हो गया कि अगर बस चल रही है, ठीक है, कोई गाड़ी चल रही है और अचानक से रुकी तो क्या हुआ, आप पीछे आगे की तरफ आप थोड़ा सा झुके तो वहाँ पे जड़त्व के नियम की पुष्टि होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, तो आपको बताना है न्यूटन का पहला नियम। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कभी ये पूछ लेता है क्वेश्चन कि अगर किसी कांच में, ठीक है, किसी कांच की खिड़की में गोली मारने से, बंदूक की गोली मारने से एग्जैक्ट गोल छेद होता है, लेकिन उसमें पत्थर मारा जाए तब क्या होता है, पत्थर मारने पे वो जो कांच होता है वो पूरा मतलब उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो क्यों होता है, जड़त्व की वजह से। आप अगर कैरम खेलते होंगे तो आपने देखा होगा कैरम की जो बोर्ड होती है उसमें जब एक के ऊपर एक, मतलब जो उसकी होती है कॉइन होती है, उसको अगर एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिया जाए और जब आप उसको ऐसे मारते हैं तो जो नीचे वाला होता है ये निकल जाता है, बाकी सब ऐसे एग्जैक्ट अपनी पोजीशन पे आके वैसे खड़ा हो जाता है। तो ये भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर कोई ग्लास है, ठीक है, कोई ग्लास है, इसके ऊपर कोई कार्ड रखा है और इसके ऊपर कोई कॉइन रख दें, आप कोई सिक्का रख दें, तो जब इस कार्ड को आप झटके से हटाएंगे तो कार्ड तो हट जाएगा, लेकिन ये जो सिक्का है ये जड़त्व के कारण ये तुरंत नहीं इसमें मूवमेंट होगा, ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि न्यूटन का जो गति का पहला नियम है वो जड़त्व का नियम भी कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम क्या कहता है,
दूसरा नियम जो कहता है उसका ये कहना है कि जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है वो बल के सूत्र को देता है। यानी कि उसका कहना है कि जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब संवेग परिवर्तन क्या है? तो संवेग को हम लोग अगर P से डिनोट करें तो संवेग परिवर्तन यानी P2 माइनस P1 अपॉन T। अब संवेग बराबर क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो यहाँ से m इंटू V2 माइनस m इंटू V1 अपॉन T, इसको कहते हैं बल। ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर न्यूटन का दूसरा नियम सही है और वो कह रहा है कि संवेग परिवर्तन बल के बराबर होता है, तो संवेग परिवर्तन जो है वो m इंटू a के बराबर होना चाहिए। देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से m कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T। अब इतने बराबर क्या होता है? इतने बराबर मैंने आपको क्या बताया, त्वरण होता है a। तो ये हो जाएगा m इंटू a। तो न्यूटन का जो दूसरा नियम कहता है कि बल जो है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ से आपका आ गया संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, और बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए, अगर कोई कील है, ठीक है, जब आप किसी दीवार में कोई कील डालते हैं तो अगर जितना भारी हथौड़ा रहेगा आपके पास उतनी आसानी से वो कील अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि हथौड़ा जो है वो भारी है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो वो कील पे ज़्यादा बल लगाएगा। भाई अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगेगा, है ना। जब द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, तो कील पे जब ज़्यादा बल लगेगा तो जो कील है वो जल्दी अंदर जाएगी। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे क्रिकेट, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर आप अगर गर्ल्स हैं नहीं खेलती हैं तो आपको जानते ही हैं, आप लोग देखते तो होंगे। तो क्रिकेट में क्या होता है, जब बॉल बहुत तेज़ी से आती है प्लेयर की तरफ, जब उसको कैच करना होता है, वो कैच करने के लिए हाथ तो ऐसे आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे बॉल उसके हाथ में आती है वो ऐसे उसका हाथ हो जाता है ना। वो हाथ ऐसे तो आगे करता है, लेकिन जब हाथ में एक बॉल आती है तो हाथ पीछे कर लेता है। तो वो क्या करता है, बॉल का वेग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से वो आती है, तो जो उसके हाथ पे बल लगता है उसको मतलब चोट, अब बॉल अगर तेज़ी से आ रही है, वेग ज़्यादा है तो चोट लगेगी हाथ में, तो इसीलिए वो पीछे करता है कि जो उसका वेग हो वो धीरे धीरे कम हो जाए और हाथ पे चोट कम लगे। एक ये एग्जाम्पल हो गया। और आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट की बॉल और टेनिस की बॉल। टेनिस की बॉल छोटी होती है, क्रिकेट की बॉल बड़ी होती है। तो अगर क्रिकेट की बॉल कैच करनी हो और टेनिस की बॉल कैच करनी हो तो कौन सी बॉल कैच करने में आसान होगी? टेनिस की। क्यों? क्योंकि उसका भार कम होता है, उसका द्रव्यमान कम होता है, तो उससे हाथ पे कम बल लगेगा, तो हाथ पे उससे कम चोट लगेगी, यानी कि वो कैच करने में ईजी हो जाएगी। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से, अगर आपको बल का फॉर्मूला मिल गया। पहले नियम ने बल की परिभाषा दी, दूसरे नियम ने बल का फॉर्मूला दिया। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। मैंने पहले वाली वीडियो में कई बार आपको बताया है। बल का मात्रक क्या होता है, लिख लेते हैं यहाँ पे, न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ही मात्रक होते हैं बल के। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे तीसरा नियम क्या होता है। तो तीसरे नियम की अगर बात की जाए, थर्ड रूल, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और इजी भी बहुत है। तीसरा नियम ये क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन लॉ। इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जितना बल आप किसी इंसान पर लगाएंगे उसका उतना ही बल वो भी आप पर लगाएगा, है ना। जितना बल, जैसे मान लीजिए कोई दो लोग हैं तो जितना फोर्स ये इन पर लगाएंगे उतना ही फोर्स इनके ऊपर भी लगेगा, लेकिन अंतर क्या है यहाँ पे? डायरेक्शन चेंज है, यानी ये जो फोर्स लगा रहे हैं इनकी दिशा इधर है तो दूसरे वाले की जो दिशा होगी वो जस्ट उनके उल्टे में होगी, है ना। तो इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग। इसका एग्जाम्पल, जैसे कभी देखे होंगे आप, अगर नाव पे बैठे होंगे तो जब नाव से उतरना होता है ना, जब नाव से उतरना होता है, जब नाव से इंसान छलांग मारता है
मान लीजिए ये नाव है, यहाँ से खड़े होकर के जब आप किनारे पे कूदते हैं, जब किनारे पे कूदते हैं तो आप तो आगे आ रहे हैं, लेकिन जितना आगे आप आ रहे हैं उतना ही बल नाव पे पीछे की तरफ भी लग रहा है। तो नाव क्या होती है, हिल जाती है, थोड़ी सी पीछे चली जाती है। यानी जितना बल आप आगे आते समय यहाँ पे लगा रहे हैं, यहाँ किनारे पे आने के लिए, उतना ही बल लग रहा है नाव पे भी। तो इसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन का लॉ। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जब आपने कभी स्विमिंग की हो, यानी आप कभी पानी में तैर रहे हो, तो क्या होता है, जब पानी में तैरते हैं तो इसी तरीके से तैरते हैं, यानी जो आगे पानी है उसको क्या करते हैं, उसको फोर्स लगा के पीछे करते हैं, और पीछे से पानी आपके ऊपर फोर्स लगाता है और आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि तैरते हैं। तो तैरने में भी न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है, तीसरा नियम लागू होता है। तो ये थे न्यूटन के तीनों रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे आप बता सकते हैं। रिवाइज करेंगे हम लोग। पहला नियम क्या था, पहला नियम जो कि बल की परिभाषा देता है, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, है ना। उसके हिसाब से कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, स्टेबल है, तो वो स्टेबल ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, या फिर अगर वो गति कर रही है तो तब तक गति करती रहेगी जब तक कि कोई बल लगा के उसे रोका ना जाए। दूसरा नियम, जिसने बल का जिसने हमें समीकरण दिया, ठीक है, बल का जिसने हमें इक्वेशन दिया, वो क्या कहता है कि जो बल होता है, किसी पिंड पर लगने वाला जो बल होता है, वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या फिर जो संवेग परिवर्तन की दर होती है किसी पिंड की, वो बराबर होती है उस पर लगने वाले बल की। तो ये तो था दूसरा नियम। तीसरा नियम, जिसको एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसके अनुसार अगर किसी पिंड पर कोई बल लगा रहा है कोई व्यक्ति, तो उस पर भी उतना ही बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में जितना कि उसने दूसरे वाले पिंड पर लगाया है। तो ये तो थे न्यूटन के तीनों नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब फ्रेंड्स, इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। हो सकता है जो अगली वीडियो हो आपकी, यानी कि कल जितना भी हमने पढ़ा है, हमने आज क्या क्या पढ़ा है, गति, त्वरण, वेग, विस्थापन, दूरी, चाल, ठीक है। उसके बाद हमने गति के समीकरण देखे हैं, फिर हमने न्यूटन के तीनों नियम पढ़े हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, अगली वाली वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसे करने से क्या होता है ना, अगर आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते चलेंगे तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर कोई चीज़ इसमें छूट रही है, तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा। अगर अभी पढ़ लेंगे, कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें रहती है, अगर नहीं समझ में आई तो लोग क्या सोचते हैं, चलो आराम से इसको देख लेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर कोई चीज़ अभी फंस रही है, तुरंत गूगल करिए, बुक खोलिए, बिल्कुल आलस मत करिए, उसको तुरंत क्लियर करिए। अगर बात के लिए टालेंगे तो फिर वो टलता ही जाएगा। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे, जिसकी भी जो भी चीज़ की हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, तुरंत उस पर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी यहाँ छूट रहा हो, कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे नहीं बताई गई हो या फिर छूट रहा हो और उससे क्वेश्चन आता हो एग्जाम में, तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आपको इसकी पीपीटी मिलेगी हमारे एमजेटी ऐप पर, तो एमजेटी ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको तुरंत इंस्टॉल करिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वीडियो आती है, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, सबकी आंसर पीडीएफ भेजी जाती है आपको, सबका क्विज भेजा जाता है आपको। तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए एमजेटी ऐप। एमजेटी ऐप को आप तुरंत इंस्टॉल करें अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।